गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अध्याय 10 उमा शंकर जोशी का जीवन परिचय एवं उनकी कविता छोटा खेत का स्पष्टीकरण एवं उसमें से संबंधित प्रश्नों को आपको बताऊंगी। उमा शंकर जोशी का साहित्यिक परिचय। उमा शंकर जोशी एक गुजराती साहित्यकार हैं। इन्हें 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित एक समालोचना कविनी श्रद्धा के लिए उन्हें सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु सन 1988 में हुई थी। उमा शंकर जोशी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: विश्व शांति, गंगोत्री, निरीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सापना, भारा, शाहिद, श्रावणी मेड़ो, पार कंजणा, गोष्ठी आदि। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों, उमा शंकर जोशी का साहित्य भारतीय साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। आप लोगों को इनमें मैं हमेशा से आपको जब पद्यांश या गद्यांश के लेखक या लेखिका के बारे में संक्षिप्त बताती हूँ, तो आपको मैं बार बार एक ही प्रश्न दोहराती हूँ कि आपको प्रत्येक कवि या लेखक आपके सिलेबस के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। उन सभी के जीवन परिचय और महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन परिचय का प्रश्न कवि से संबंधित 3 नंबर का अवश्य आता है। तो जितना सिलेबस के आधार पर निर्धारित किया गया है, उन सभी कवियों, लेखकों, लेखिकाओं सभी का आपको संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख सम्मान इत्यादि आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं कि क्या उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। 20वीं सदी की गुजराती कविता साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय के लिए अनूठा सिद्ध और महत्वपूर्ण हुआ है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। उमा शंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी।
दूसरी विधाओं में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साहित्य की आलोचना में, निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते रहे। उमाशंकर जोशी जी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए थे। अब यहाँ पर मैं कविता के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी कि कविता किस रूप में, किस परिवर्तन में व्याख्यायित की गई है, किस उद्देश्य से इस कविता को बताया गया है। पहले आपको कविता के बारे में बताऊंगी, ठीक है बच्चों। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत, खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। छोटा मेरा खेत यानी व्यक्ति के पास में जितना भी सीमित साधन होता है उतना ही वह उसमें खुश रहने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, हमारे पास में जितना है हम उसमें उतना खुश रहेंगे तो हमें खुशी प्राप्त होगी, और हम दूसरों को देखकर कि उनके पास में ज़्यादा है और अपने पास में कम है, ये देखकर हम सोचेंगे तो क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें ऐसी प्रवृत्ति को नहीं रखना चाहिए। ओके, तो थोड़ी थोड़ी सी बात इसमें जो बताई गई है उसको मैं आपको बताऊंगी। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का भी हो सकता है। यानी हम कविता क्या है मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ। आपको पहले भी कक्षाओं में मैंने बताया कि कविता हमारे मन की अभिव्यक्ति और भावों को स्पष्ट करने की एक विधा है। हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हमें बताना, उसको व्यक्त करना ही तो कविता है। तो कविता हम किसी भी रूप में, किसी भी परिवेश में, किसी भी स्थिति परिस्थिति के अनुरूप ले सकते हैं और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं कविता छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। चौकाना यानी चौकोर, वर्गाकार। अंधड़ शब्दार्थ पहले समझिए आप, अंधड़ किसको कहते हैं, आंधी या तूफान। पन्ना कागज का टुकड़ा, पृष्ठ। क्षण, क्षण किसको कहते हैं, पल, क्षण क्षण यानी हर पल। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कहता है कि उसे कागज का एक पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। कवि कहना चाहता है छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यहाँ पर कवि कहना अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए कहना चाहता है कि मेरा खेत मुझे कैसे लगता है, कागज के समान चौकोर लगता है। कोई अंधड़ कहीं से आया। तो बच्चों वह अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहना चाहता है कि यह विचार का बीज
कल्पना के सभी पदार्थों को पी गया था। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया था। कवि अपनी मन की भावना को स्पष्ट करते हुए कहता है कि उसके मन में कोई ऐसा आवेग, ऐसी भावना, ऐसा बीज बोकर चला गया। ये बीज किसका है बच्चों? विचार का। कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। ये बीज किसका है? कल्पना का, हमारी कल्पना का, हमारी अभिव्यक्ति का। क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पन के रसायनों को पी बीज गल गया। निःशेष शब्द के अंकुर फूटे। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव कहते हैं नया, कोमल, पुष्प, फूल, निर्मित, झुका हुआ। कल्पन के रसायनों को पी। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मैंने अपने विचारों की कल्पना को पी लिया है, महसूस कर लिया है। जब कवि का अहम हो गया था तो उसे एक नई रचना का उदय होना मालूम देता है। शब्द के अंकुर फूटे। नए नए शब्द के अंकुर फूटने लगते हैं। अभिव्यक्ति, विचार आने लगते हैं। फिर क्या होता है बच्चों? फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया होता है। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है। हम कागज पर अपनी कल्पना, अपनी भावना, अभिव्यक्ति को कविता के रूप में सिद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं। और इसी प्रकार खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर वह झुक जाता है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज एक पन्ना। ये इसका एक पद्यांश मैंने अभी पढ़ाया, आप इसको समझिए। अब दूसरा पद्यांश लेते हैं। झूमने लगे फल, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अलौकिक कहते हैं बच्चों, शब्दार्थ लेते हैं पहले। अलौकिक कहते हैं अनोखा। अमृत एक प्रकार से शुद्ध जल। रोपाई खेतों में हम बीज बोते हैं, बीज बोने को हम रोपाई कहते हैं। अक्षय कभी खत्म न होने वाला, अनंतता बहुत समय तक टिकने वाला। देते हैं वही प्रसंग मैंने आपको नेक्स्ट पद्यांशों में भी आपको यही बताया कि भाई प्रसंग में संदर्भ में वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 से संकलित किया गया है। इसके कवि उमाशंकर जोशी जी हैं और इन्होंने छोटा मेरा खेत पर जो कविता लिखी है उसके बारे में यहाँ पर बताया किस प्रकार हमारे विचार, हमारी अभिव्यक्ति पन्नों के माध्यम से
कविता के माध्यम से बताते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद में हम लेते हैं जो नेक्स्ट पद्यांश की व्याख्या। मैंने पद्यांश आपको बताया, झूमने लगे फल। कवि कहते हैं कि छोटा मेरा खेत। कवि अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहना चाहते हैं कि जब पत्ते रूपी खेत में झूमने लगे फल रस अलौकिक, पत्ते रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की प्राप्ति होती है, उससे आनंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार खेत में हम जो बीज रोपित करते हैं, बोते हैं और वह बड़ा होकर फल देता है, बड़ा देकर फलदार वृक्ष बन जाता है, या जो भी हम खाद्यान्न बोते हैं और वे बड़े होकर रोपाई करते हैं, उसके बाद में हमें कटाई के बाद प्राप्त होते हैं, तो हमें जितनी खुशी आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब हम कविता लिखते हैं और उसमें हमारे विचार, हमारे आनंद का अद्भुत रस प्राप्त होता है। कविता की धाराएं फूटने लगती हैं, यानी चरम सीमा पर हमें रस प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम खेत में बीजारोपण करते हैं और जब फल लग जाते हैं, फल प्राप्त होता है, तो हमें अनेक आनंद प्राप्त हुआ करते हैं। कटाई अनंतता की, लूटने रहने से जरा भी नहीं कम होती। कभी कहना चाहते हैं कि यह रचना पल में रची थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। गौर कीजिए, ये रचना पल भर में रची थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है। कभी इस रस को जितना लुटाता है, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होता। कभी कहता है कि एक बार जिसको आनंद प्राप्त हो जाता है, कविता में रस प्राप्त होने लगता है, तो उतना ही वह सराबोर होता जाता है, यानी निमग्न हो जाता है। फिर कविता में उसे इतना आनंद आता है कि बढ़ता जाता है। उसी प्रकार खेत किसान के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है बच्चों। और जब वे खेती करता है, बीज रोपता है, बीज रोपने के बाद में धीरे धीरे पौधे का रूप धारण करते हैं, तरह तरह से बढ़ते हैं। या फूल ले लीजिए, किसी भी एक चीज़ को आप ले लीजिए, धीरे धीरे बढ़ता है और जब बढ़ते बढ़ते वह पूरा फलदार या सुगंधित होने लगता है, तो किसान को उसका आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम जब कविता लिखते हैं तो हमारे मन में एक आनंद सा प्राप्त होने लगता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता बच्चों। यानी आप कविता, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में हरिवंश राय बच्चन पढ़ाया, तो उसमें एक अलग दीवाने का राजपन था। दूसरा कुंवर नारायण मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें अलग तरह तरह से कवियों ने अपनी अपनी बातों को स्पष्ट किया है। तरह तरह से अपनी बातों में एक रसात्मकता, आनंदात्मकता, यानी कविता क्या है, हमारे आत्मा को छू जाए, हमें रस प्राप्त करे, वह कविता होती है। कवि कहना चाहता है कि उसका कविता रूपी खेत छोटा सा है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होना चाहता। तो बच्चों, मैंने आपको छोटा मेरा खेत, कवि ने इस टॉपिक को चुना, छोटा मेरा खेत से खेत के बारे में बताना चाहा कि किसान किस तरीके से बीज रोपता है और जब प्रफुल्लित होने लगता है फल फूल, तो उसको आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मैं छोटी छोटी कविता लिखकर मेरा जो आनंद प्राप्त होता है वो और बढ़ता जाता है और एक खुशी का एहसास होने लगता है। तो बच्चों, मैंने आपको ये छोटा मेरा खेत की दोनों पैरा
पढ़ा दी। अब एक इसी में से एक जो नेक्स्ट है छोटी सी कविता बगलों के पंख, उसका अपन स्पष्टीकरण करते हैं। नभ में पाती बंधे बगलों के पंख, नभ में पाती बंधे बगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, चुराए लिए वे जाती मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई, कजरारे बादलों की छाई, नभ छाया तैरती सांझ की सनेत श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें। नभ में पाती बंधी बगलों की पाँखें। तो बच्चों, आपने सफ़ेद सफ़ेद बगलों को देखा होगा। नभ में पाती, नभ किसको कहते हैं? आकाश, आसमान। पाती कहते हैं पंक्ति, और श्वेत कहते हैं सफ़ेद, निज अपना। तो वही प्रस्तुत कविता बगलों के पंख, यानी ये कविता भी छोटी सी आपके कवि उमाशंकर जोशी जी ने लिखी है और बताना चाहा है। तो कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं, नभ में पाती बांधे बगलों के पंख, कभी आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है। भाई अभी यहाँ पर दूसरी कविता में कवि ने खेत के माध्यम से, चौकोर पेज के माध्यम से कविता को रूपांतरित किया। अब बगलों के पंख के माध्यम से कविता को स्पष्ट करना कवि की कल्पना है, आनंद है। वो किस रूप में अपनी भावना को अभिव्यक्त करे और खुद भी आनंदित हो और दूसरों को भी लाभ और आनंद प्रदान करे। नभ में पाती बांधे बगलों के पंख, कवि कहना चाहता है कि काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते बगलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है वह, और कहता है कि आकाश में पंक्ति बंद बगलों को उड़ते हुए चुराए लिए जाते वे मेरी आँखें। वह कहता है कि आकाश में पंक्ति बंद बगलों को उड़ते हुए एक टक देखता रहूं। एक तो काले बादल हैं, आकाश काला काला सा दिखाई दे रहा है, और जिसमें बगलों की पंक्ति एक रूप में चली जा रही है श्वेत वर्ण की, और ऐसा लगता है कि टकटकी लगाकर देखता रहूं। कजरारे बादलों में छाई नभ छाया, और कभी कहना चाहता है कि ये दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है, यानी मेरी आंखों से ये दृश्य नहीं हटता। काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है। ये नभ यानी आकाश, बादल। तैरती सांझ की सजेत श्वेत काया, सायंकाल चमकीली सफ़ेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि शाम चमकीली सी हो रही है और उस पर सफ़ेद काया तैरती सी, यानी धीरे 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 पंक्ति उड़ती जाती है और नीचे की तरफ आती जाती है। तो ऐसा दृश्य देखकर कवि के मन में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया सी, और कवि कहना चाहता है कि यह दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से ये मुझे धीरे धीरे बांध लेता है, धीरे धीरे मुझे क्या कर लेता है, आनंद प्राप्त करने लगता है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, कवि कहना चाहता है ऐसा दृश्य मेरी आंखों में जादू सा कर जाता है, उसे कोई तनिक रोक रखो, और कहना चाहता है मैं उसमें खो जाता हूँ। कभी आह्वान करते हुए कहना चाहता है कि मैं उसमें खो जाता हूँ। तो उस आकर्षक दृश्य को देखकर मैं उस पर टकटकी लगाकर देखता रहता हूँ, उसको कोई रोक रखो, यानी ये दृश्य मैं बार बार अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता हूँ और इस दृश्य को बार बार देखता रहना चाहता हूँ। वह तो चुराए
लिए जाती मेरी आँखें, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगलों की पाँखें। कवि कहना चाहता है कि आँखों को चुराकर ये पंक्ति ले जाती है, बगले ऐसे उड़ते जाते हैं, तिरते जाते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, एक पंक्ति में चलते जाते हैं और मेरी आंखें इस दृश्य को ऐसे लगती है कि टकटकी लगाकर देखता रहूं। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती हैं। उमाशंकर जोशी जी कहना चाहते हैं कि अपनी कविता बगलों के पंख के माध्यम से कि इस प्रकार जो बगुले हैं वो पंक्तिबद्ध चल रहे हैं, उड़ रहे हैं और मेरी आकाश की तरफ आँखों की टकटकी लगी रहती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये चैप्टर उमाशंकर जोशी की जो पद्यांश की व्याख्या थी, छोटा मेरा खेत, झूमने लगे फल और बगलों के पंख की व्याख्या मैंने आपको बखूबी बता दी है, समझा दी है। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कभी कभी आपकी इस व्याख्या अगर आपने अच्छे से समझ ली है, याद कर ली है, इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जब तक मैं आपसे पूछती हूँ, छोटे चौकोने खेत का कागज़ का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? तो बच्चों, एक इस आंसर को मैं आपको समझा रही हूँ। छोटे चौकोने खेत को कागज़ का पन्ना कहने में यही अर्थ निहित है, कवि ने कवि कर्म को खेत के बीज रोपने की तरह माना है। जैसा कि मैं आपको व्याख्या में पूरी तरह से समझा चुकी हूँ कि छोटे चौकोने खेत का कागज़ पन्ना की यानी छोटे खेत की बात की गई है। छोटे खेत से यानी चौकोना, यानी छोटा मेरा खेत है और चौकोना मेरा कागज़ है, यानी कि जिस प्रकार हम बीज रोपते हैं और उसी प्रकार छोटे से चौकोने कागज़ पर हम लिखते हैं। तो कविता एक आनंद में आ जाती है और उसके बारे में हम बताते हैं। इसके माध्यम से कवि बताना चाहता है बच्चों, कविता सरल कार्य नहीं है, कविता कोई सरल कार्य नहीं है, हर कोई कवि नहीं हो सकता है। कविता लिखना, कवि की कल्पनाओं को समझना, अभिव्यक्ति विचारों को समझना, आनंद प्राप्त होना, यही एक कविता का रस है। तभी कविता सार्थक होती है। जब हमें रस प्राप्त होने लगे, आनंद की प्राप्ति होने लगे, तो वह कविता होती है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको आज उमाशंकर जोशी जी की जीवन परिचय और उनके छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख कविता के माध्यम से आपको व्याख्या और उनके पूरे साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डाला है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स इसमें से याद करने हैं और जो भी कोई भी समस्या आपको आती है तो आप मुझसे फ़ोन द्वारा और या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही यहीं समाप्त करते हैं।